सुबह के समय सिंह परिवार के माउंटेन के पीछे एक तालाब के पास तलवार की चमक चमक उठी, जैसे तलवार ऊर्जा ने हवा को लाखों टुकड़ों में काट दिया हो। दक्ष अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। 1 महीने पहले अंश के साथ लड़ाई के बाद से उसने दिव्य पवन तलवारबाजी की गहरी समझ हासिल कर लिया था। हाल ही में वह हर सुबह तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए यहां आ रहा था। दिव्य पवन तलवारबाजी में 4 चालें थीं। 2 हफ्ते पहले वह पहले 3 में से पहली चरण में पहुंच गया था और 2 दिन पहले वह आखिरी में से पहली चरण में पहुंच गया था, जिससे उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। दक्ष ने महीने के दौरान अपनी साधना की उपेक्षा नहीं की, जो लगातार बढ़कर चरम रैंक 5 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गया था। उसकी रैंक 6 मार्शल सोल का विकास बहुत तेजी से हुआ, इसलिए उसने अपना अधिकांश समय अपने भौतिक शरीर के विकास में बिताया। हाथी की शक्ति तकनीक की उसकी साधना रैंक 2 के अंतिम चरण तक पहुंच गया था, जिससे उसका शरीर 6 बाघों जितना मजबूत हो गया था और रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर हो गया था। यदि वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ अंश से लड़ता तो दक्ष उसे एक ही वार में मार सकता था। पास ही में खुशबू बैठी थी, अपने गालों को अपने हाथों पर टिकाए हुए। उसने बर्फ सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर नीले रंग का जेड पेंडेंट था। खुशबू, क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहती हो? दक्ष ने प्रैक्टिस खत्म किया और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ भाई दक्ष, मैं बहुत मूर्ख हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी तलवारबाजी सीख पाऊंगा या नहीं। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मूर्ख हो? खुशबू बाकी सभी से ज्यादा बेहतर है। दक्ष मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, खुशबू, तुम बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के रैंक 8 तक पहुंच गई हो, है ना? जल्द ही जब तुम इसे पूरा कर लोगी और अपनी मार्शल सोल को जागृत कर लोग, तो मैं तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास करना सिखाऊंगा। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र व्यक्ति के शरीर को मजबूत बनाता है, ताकि वह मार्शल सोल को जागृत करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके। खुशबू ने सिर हिलाई। इसके अलावा मैं हमेशा तुम्हें यह जेड पेंडेंट पहने और उसे देखते हुए देखता हूं। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? दक्ष ने उसके बगल में बैठते हुए और उसके पेंडेंट को देखते हुए पूछा। बेशक, अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूं, दक्ष ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि उसकी मुस्कान गायब हो गई है। भाई दक्ष, ये जेड पेंडेंट मेरी जन्म से संबंधित है। उसने अपना जेड पेंडेंट उतारा और धीरे से कहा, जब दादाजी ने मुझे पाए थे तब मैं एक बच्ची थी। मेरे पास उन्हें केवल यही जेड पेंडेंट मिला था। शायद यह जेड पेंडेंट ही मेरी असली पहचान से जुड़ी एकमात्र चीज है। दक्ष ने उससे जेड पेंडेंट लिया और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। नीले रंग का जेड पेंडेंट बहुत छोटे आकार का था और इसके पीछे कुछ शब्द लिखा हुआ था। इस शब्द से बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। दक्ष को पता चल गया कि यह कोई साधारण पेंडेंट नहीं था। खुशबू, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जन्म माता पिता को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। दक्ष ने उसे पेंडेंट सौंपते हुए गंभीरता से कहा। कोई बात नहीं भाई दक्ष, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं आपको हर रोज तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देख पाती हूं। यह कहते हुए खुशबू मुस्कुराई। हाँ, तुम मूर्ख लड़की हो। दक्ष ने धीरे से उसका सिर रगड़ा। चलो घर चलते हैं खुशबू। दक्ष उसके साथ वापस सिंह परिवार के पास आ गया। वापस आने के बाद दक्ष सिंह परिवार के मार्शल अभ्यास क्षेत्र में गया। परिवार को आज परिवार की प्रतियोगिता के बारे में एक घोषणा करनी थी। मार्शल अभ्यास क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारे शिष्य एकत्र थे। उनमें से कई ने दक्ष को देखकर उसका अभिवादन किया। नमस्ते चचेरी बहन खुशबू। नमस्ते भाई दक्ष। पिछले महीने दक्ष ने लड़ाई में अपनी ताकत सभी के सामने साबित कर दिया था। उसके बाद किसी ने भी उसे कूड़ा कहने की हिम्मत नहीं की। बेशक उनमें से अधिकांश अभी भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। राज और मोहित सहित इन लोगों का मानना था कि दक्ष की शक्तिशाली ताकत अस्थायी थी और फिर भी उसकी उपलब्धियां उनके निम्न स्तरीय मार्शल सोल के कारण सीमित होंगी। मोहित भी मार्शल प्रैक्टिस के मैदान पर था। उसने दूर से आते हुए दक्ष पर नजर डाला, लेकिन जल्दी से नजरें फेर लिया।
हालांकि पिछले महीने की लड़ाई ने उसे झकझोर दिया था, फिर भी वह दक्ष को नीची नजर से देखता था। रैंक एक मार्शल सोल के साथ दक्ष कभी भी उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। मोहित के चारों ओर एक समूह इकट्ठा हो गया था और वे उत्साह से किसी बात पर बातें कर रहे थे। भाई मोहित, मैंने सुना है कि भाई निखिल और शेखर आकाश तलवार संप्रदाय से वापस आ गए हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वे दोनों लोग रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। वे वास्तव में भयानक हैं। हाँ, भाई मोहित की मार्शल सोल उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर की है। बहुत जल्द ही आप आकाश तलवार संप्रदाय में प्रवेश करके उनसे आगे निकल जाएंगे। क्या निखिल और शेखर वापस आ गए हैं? दक्ष ने दूर से उनकी बातचीत सुना और अपनी भौहें उठाईं। निखिल और शेखर तीसरे और चौथे एल्डर के बेटे थे। वे सिंह परिवार शिष्यों में सबसे शक्तिशाली थे। पिछले वर्ष वे 18 वर्ष की आयु में सिंह परिवार को छोड़कर आकाश तलवार संप्रदाय में चले गए थे, जो स्काईमून देश के 4 संप्रदायों में से एक है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे सिर्फ 1 साल में रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। तभी भीड़ में शोर मच गया। भाई निखिल और भाई शेखर आ रहे हैं। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 2 युवक धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली था और अन्य सभी से कहीं अधिक था। निखिल लंबा और दुबला पतला था। उसने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा सख्त था। दूसरा मोटा आदमी जो पूरी तरह काले कपड़े पहने था, उसका नाम निखिल था। भाई निखिल, भाई शेखर। जैसे ही वे दोनों मार्शल अभ्यास क्षेत्र में पहुंचे, युवा शिष्यों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उनके चेहरे पर प्रेम के भाव थे। भाई निखिल, भाई शेखर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आकाश तलवार संप्रदाय कैसा है? हाँ, मैंने सुना है कि आकाश तलवार संप्रदाय मास्टरों और प्रतिभाओं से भरा हुआ है। क्या यह सच है? भीड़ ने आकाश तलवार संप्रदाय के बारे में एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। निखिल गर्व से भरा हुआ दिख रहा था और उसने उनके सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। इसके विपरीत शेखर मुस्कुराहट से भर गया और उसने उत्तर दिया, तुम लोग सही हो। आकाश तलवार संप्रदाय में 5000 शिष्य हैं और उनमें से प्रत्येक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इतना ही नहीं, इस संप्रदाय के पास सभी प्रकार के शक्तिशाली साधना तकनीक और मार्शल आर्ट तकनीकें हैं। साथ ही अनगिनत चमत्कारी गोलियां भी हैं। हर महीने हमें सभी प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं और हमारी साधना में प्रगति होती है। संप्रदाय में मेरा इतना सम्मान है कि मैंने सुना है कि कुछ एल्डर मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। शेखर जितना अधिक बोलता, वह उतना ही अधिक उत्तेजित और अतिरंजित होता जाता। हालांकि आसपास के सभी शिष्य मंत्रमुग्ध और ईर्ष्यालु थे। यहां तक कि मोहित भी कहानियों से मंत्रमुग्ध था। दक्ष के होंठ सिकुड़ गया। हालांकि वह आकाश तलवार संप्रदाय से परिचित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि शेखर सिर्फ शेख ही बघार रहा था। स्काईमून देश के 4 संप्रदायों में से एक होने के नाते यह समझ में आता है कि वहां हर शिष्य प्रतिभाशाली था। हालांकि शेखर की मार्शल सोल केवल रैंक 4 पर था, जिसने संभवतः उसे संप्रदाय के निचले रैंक पर होगा। उसे इतना ध्यान कैसे मिल सकता था और एल्डरों द्वारा शिष्य के रूप में कैसे चुना जा सकता था? वह तो बस बकवास कर रहा था। शेखर ने अपना सिर ऊंचा उठाया और सभी की ईर्ष्या भरी निगाहों को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। उसे ईर्ष्या होने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। तभी शेखर ने अपनी आंख के कोने से दक्ष के चेहरे पर निराशा देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। हाँ, दक्ष, मैंने सुना है कि तुम्हारा ताकत रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र के बराबर है और तुमने पिछले महीने अंश को मार दिया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर ने अचानक अपना स्वर बदला और उपहास किया। हालांकि मेरी ताकत के सामने तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास केवल रैंक 1 मार्शल सोल है। तुम कभी भी ऊर्जा साधना क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। आकाश तलवार संप्रदाय में प्रवेश करना तो दूर की बात है। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। इस आदमी को क्या हो गया? उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए उसे उपहास का पात्र बनना पड़े। मैं आकाश तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम हूं या नहीं, यह तुम्हारा कोई मामला नहीं है, उसने स्पष्ट रूप से कहा। तुम तो बस एक बेकार व्यक्ति हो।
शेखर ने ठंडे स्वर में उपहास किया और फिर वह मुस्कुराते हुए मोहित की ओर मुड़ा। मोहित, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रैंक 5 मार्शल सोल है। बुरा नहीं है, इस साल के अंत में तुम संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा दे सकते हो। यह तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। बेशक रैंक 4 मार्शल सोल वाले सभी सदस्य परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वह रैंक प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, इसलिए परीक्षा पास करना कठिन होगा। उस समय भाई निखिल और मैंने इसे पास करने के लिए बहुत प्रयास किया था। हाँ, अगले साल मैं निश्चित रूप से आकाश तलवार संप्रदाय में प्रवेश करूंगा। मोहित ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए दक्ष को उपहास भरी आंखों से देखा। मार्शल मैदान में दक्ष ने मोहित और अन्य लोगों को अनदेखा किया। इसके बजाय वह ध्यान करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र एल्डरों के साथ मार्शल अभ्यास मैदान पर पहुंचे। कृपया सभी लोग शांत हो जाओ। हालांकि वीरेंद्र ने सबको चुप कराने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। हमारी वार्षिक पारिवारिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 10 दिनों में आयोजित की जाएगी। जब भीड़ शांत हो गई तो वीरेंद्र ने कहा, हालांकि पिछले मैचों के विपरीत एलिमिनेशन मैच को चैलेंज मैच में बदल दिया गया है। विजेता सनवुड सिटी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकेगा। सिटी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हमारे परिवार, चौहान परिवार और सिटी के लॉर्ड हॉल के बीच एक संयुक्त प्रतियोगिता है। प्रत्येक परिवार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 10 उच्च शिष्यों को भेजेगा और हमारे 3 परिवार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को बड़े पुरस्कार मिलेंगे। हमारे परिवार के 10 शिष्यों को चैलेंज मैच से चुना जाएगा। मैच शुरू होने से पहले हम 10 वरीयता प्राप्त शिष्यों का चयन करेंगे। अन्य शिष्य उन्हें चुनौती दे सकते हैं और यदि वे वरीयता प्राप्त हैं तो वे चुनौती दे सकते हैं। प्राप्त शिष्यों को हरा देते हैं तो वे उनकी जगह ले सकते हैं। वीरेंद्र ने पारिवारिक प्रतियोगिता और सनवुड सिटी प्रतियोगिता के बारे में बताया। किसी ने पूछा, 10 वरीयता प्राप्त शिष्य कौन हैं? हम इस पर जल्द ही चर्चा करेंगे, पहले एल्डर ने कहा। उसने चारों ओर देखा और आगे कहा, निखिल और शेखर, तुम दोनों हमारे निम्न शिष्यों में उत्कृष्ट हो, इसलिए तुम दोनों निश्चित रूप से वरीयता प्राप्त शिष्य हो। मोहित, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे पास सिंह परिवार के बीच सबसे अधिक मार्शल सोल है और तुम हमारे परिवार के पहले प्रतिभाशाली हो, इसलिए अपने खिताब पर खरा उतरो। इस प्रतियोगिता में तुम तीनों हमारे परिवार की जीत के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम्हें हमारे परिवार के लिए गौरव हासिल करना चाहिए। बाकी सभी ने सिर हिलाया और उनकी बातों पर संदेह नहीं किया। उन सभी का मानना था कि ये तीनों ही सिंह परिवार की मुख्य प्रतिभाएं थे। मोहित और शेखर बेहद घमंडी लग रहे थे। निखिल ने पत्थर की तरह भाव बनाए रखा। वह सभी युवा शिष्यों में सबसे शक्तिशाली था, इसलिए उसे इस स्तर की प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं थी। हालांकि जब शिष्य चले गए तो वीरेंद्र ने दक्ष को ढूंढा और कहा, दक्ष, तुम वरीयता प्राप्त शिष्यों में से एक होगे। हाँ पिताजी, मुझे वास्तव में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। दक्ष, इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे और सिटी के लॉर्ड विजेता को ऊर्जा बढ़ाने वाला गोली भी उपहार में देंगे। अन्य रैंकिंग में भी बड़े पुरस्कार होंगे, वीरेंद्र ने कहा। ओ, ऊर्जा बढ़ाने वाला गोली! दक्ष की आंखें तुरंत चमक उठीं। ऊर्जा बढ़ाने वाला गोली ऊपरी रैंक 1 का गोली था। यह रैंक 7 और रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र के बीच के मार्शल विशेषज्ञ के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि यह उनकी 3 महीने की साधना बचा सकता था। इसके अतिरिक्त रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र से नीचे के मार्शल विशेषज्ञ अपने क्षेत्रों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चौहान परिवार और सिटी के लॉर्ड दोनों में शक्तिशाली शिष्य हैं, जिन्होंने संप्रदायों में साधना की है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम शीर्ष 3 में प्रवेश कर पाओगे। अगर तुम शीर्ष 10 में प्रवेश करते हो तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी। वीरेंद्र उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। आखिरकार वह जानता था कि दक्ष ने बहुत कम समय के लिए ही साधना किया था और वह संप्रदायों के शिष्यों से कमजोर था। हाँ पिताजी, चिंता न करिए, मैं उच्च रैंक पाने की पूरी कोशिश करूंगा। दक्ष मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सिर्फ टॉप 10? मेरे पिता को मुझसे इतनी कम उम्मीदें हैं। अच्छा,
वीरेंद्र ने राहत के साथ उसके कंधे पर थपथपाया। अपने कमरे में जाकर दक्ष पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। यदि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतना चाहता था तो उसे कठिन साधना करनी पड़ेगी। यह सही था। वह जीतना चाहता था। या तो वह प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा या फिर वह चैंपियन बनने का लक्ष्य रखेगा। वह आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखकर बैठा था। 3 मीटर ऊंची भक्षक मार्शल सोल उसके पीछे दिखाई दिया और तेज गति तरह स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में जा रहा था। जब उसकी भक्षक मार्शल सोल जागृत हुआ था तो वह केवल 1.5 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब जैसे जैसे उसका स्तर आगे बढ़ा वह 3 मीटर ऊंचा हो गया। भक्षक मार्शल सोल ने घूमकर एक अदृश्य चूषण उत्सर्जित किया, जिससे आसपास की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में चला गया। दक्ष ने हाथी की शक्ति तकनीक के रैंक 2 साधना तकनीक का उपयोग किया। आध्यात्मिक ऊर्जा से हाथी के आकार के ऋण बन गया, जो लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। उसका शरीर थोड़ा सुन्न महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि वह और अधिक मजबूत हो रहा था। हाथी के शक्ति तकनीक के रैंक 1 से 3 ने मुख्य रूप से उसकी ताकत को बढ़ाया और उसके शरीर को मजबूत किया। हाथी शक्ति तकनीक की उसकी साधना रैंक 2 के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी, जिससे उनके शरीर को 6 बाघों की शक्ति प्राप्त हुआ था। उसकी साधना गति के साथ रैंक 2 को पूरा करने और रैंक 3 की साधना शुरू करने में अधिकतम 2 दिन लगेंगे। हाथी का शक्ति तकनीक आध्यात्मिक ऊर्जा को तेज गति से परिष्कृत कर सकता है और किसी भी मात्रा को खतरनाक गति से अवशोषित कर सकता है। रैंक 6 में उसकी मार्शल सोल उसके शरीर की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन बाद दक्ष को महसूस हुआ कि उसका शरीर रक्त ऊर्जा से संतृप्त हो गया है और अब वह हाथी के आकार के ऋणों को अवशोषित नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें खोला और साधना करना बंद कर दिया। उसने हाथी की शक्ति तकनीक का रैंक 2 पूरा कर लिया था। इसके बाद उसे रैंक 3 साधना तकनीक विकसित करने की आवश्यकता थी। हालांकि अपनी साधना को तेज करने के लिए उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। सनवुड सिटी की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जल्द ही आयोजित होने वाली थी, इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रीजबेंड माउंटेन पर वापस जाने का फैसला किया। वहां वह जितने चाहे उतने जानवरों को मार सकता था और उनकी आत्माओं, सार और रक्त को खा सकता था। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि खुशबू आंगन में मुक्कों का अभ्यास कर रही थी। वह बॉडी टेम्परिंग फिस्ट का अभ्यास कर रही थी। वह अपनी मुट्ठियां हिला रही थी, दृढ़ निश्चय के साथ चिल्ला रही थी। उसका सुंदर चेहरा पसीने की बूंदों से चमक रहा था। खुशबू, मैं राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए ब्रीजबेंड पर्वत पर जा रहा हूं। मैं कल वापस आऊंगा, उसने उससे कहा। भाई दक्ष, मैं भी जाना चाहती हूं, मुझे भी ले चलिए। खुशबू ने साधना बंद कर दी और उत्साह से उसकी ओर देखी। ठीक है, चलो चलें। कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद दक्ष ने सिर हिलाया। हालांकि पहाड़ खतरनाक था, फिर भी वह उसकी रक्षा कर सकता था, बशर्ते वे पहाड़ में बहुत अंदर न चले जाएं। वे तुरंत सनवुड सिटी से ब्रीजविंड माउंटेन के लिए रवाना हो गए। सिटी के लॉर्ड के एक शांत प्रांगण में एक सुंदर युवक बैठा था, जिसने रेशमी लबादा पहना हुआ था। वह एक नीली पोशाक वाली आकर्षक युवती को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। वह आकांक्ष था, जो सिटी के लॉर्ड का बेटा था। तभी बाहर से एक आवाज आई, यंग मास्टर, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। आकांक्ष ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन युवती को जाने नहीं दिया। वह चिल्लाया, अंदर आओ। तुरंत ही एक लंबा मध्यम आयु वाला गार्ड अंदर आया और उसने अभिवादन किया। यंग मास्टर, दक्ष सिटी छोड़ दिए है, उसने कहा। हम? किसके साथ? आकांक्षा ने उत्साह से पूछा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह यंग लेडी खुशबू के साथ, गार्ड ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मैं किस्मत वाला हूं। उसे मारने और यंग लेडी खुशबू का अपहरण करने के लिए अपने साथ कई लोगों को ले जाओ। आकांक्ष बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, याद रखो, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। उसे रात को मेरे कमरे में भेज देना। जी हां, यंग मास्टर, गार्ड ने जाने से पहले कहा। आकांक्षा का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। जब से उसने आखिरी बार खुशबू को देखा था, तब से वह उसके खूबसूरत फिगर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था। वह लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि वह उसे कैसे अपनी स्त्री बना सकता है।
इसलिए उसने दक्ष पर नजर रखने के लिए किसी को कहा था। अब उसकी खुशी के लिए उसका सपना सच होने वाला था। जैसे ही उसने उसके सुंदर चेहरे और उसके शरीर के नीचे पड़ी आकर्षक आकृति की कल्पना की, आकांक्षा बुरी तरह से शर्माने लगा। अचानक उसकी बाहों में मौजूद खूबसूरत युवती में उसकी सारी रुचि खत्म हो गई। सनवुड सिटी के बाहर दक्ष ने खुशबू का हाथ पकड़ लिया और वे पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। उसने कहा, खुशबू, अगर हमारा सामना किसी राक्षसी जानवर से हो तो मेरे पीछे छिप जाना। हाँ, खुशबू ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वे वहां पहुंचे और ब्रीजविंड पर्वत में प्रवेश किया। चीख! एक रैंक 2 स्तर, एक शेर जैसा राक्षसी जानवर उन पर झपटा और दक्ष ने उसे आसानी से मुक्का मारकर मार डाला। खुशबू, अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा। खुशबू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कारण नहीं पूछा और आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। दक्ष ने अपनी मार्शल सोल सक्रिय किया, जिसने तुरंत राक्षसी जानवर की जानवर सोल, सार और रक्त को निगल लिया। उसने खुशबू से आंखें बंद करने को कहा, इसीलिए नहीं कि उसे उस पर भरोसा नहीं था और वह नहीं चाहता था कि वह उसका रहस्य जाने, बल्कि इसलिए कि वह उसकी रक्षा करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि एक राक्षसी लाश में बदलते देखकर वह सदमे में आ जाए। ठीक है खुशबू, चलो चले, दक्ष ने राक्षसी जानवर से राक्षसी कोर निकालते हुए कहा। खुशबू ने अपनी आंखें खोलीं और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि लाश हड्डियों के एक थैले में तब्दील हो चुकी थी। भाई दक्ष, इस राक्षसी जानवर का क्या हुआ? खुशबू ने आश्चर्य से पूछा और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। राक्षसी जानवर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन पलक झपकते ही वह सूखी लाश में बदल गया। वह जानती थी कि दक्ष ने यह किया है। वह यह भी जानती थी कि दक्ष ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा है, इसलिए वह यह नहीं देख पाई। हालांकि वह फिर भी यह पूछे बिना नहीं रह सकी कि आखिर हुआ क्या था। मैंने इसका सार और खून खा लिया, इसलिए अब यह ऐसा दिख रहा है, दक्ष ने सच सच बोला। खा लिया? खुशबू और भी अधिक उलझन में थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ खुशबू, अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशबू ने केवल अपना सिर हिलाई और कहा, चूंकि आप नहीं चाहते कि मैं इसे देखूं, तो मैं नहीं देखूंगी। चलो भाई दक्ष। पहाड़ के बाहरी इलाके में अधिकांश राक्षसी जानवर रैंक 3 स्तर 1 से नीचे थे। चूंकि खुशबू ने उसकी गति धीमी कर दी थी, दक्ष ने उनके सामने आने वाले हर राक्षसी जानवर को मार डाला और उनकी जानवर सोलों, सार और रक्त को खा लिया। अपनी जिज्ञासा के बावजूद जब भी दक्ष किसी राक्षसी जानवर को मारता था तो खुशबू अपनी आंखें बंद कर लेती थी। हालांकि दक्ष ने उसे देखने की अनुमति दी, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। क्योंकि दक्ष नहीं चाहता था कि वह देखे, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। दक्ष उसकी जिद पर असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। धमाका! उसने फिर से एक रैंक 3 स्तर 1 राक्षसी जानवर को मार डाला। जब वह उसे खाने ही वाला था तो अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और वह पीछे मुड़ा। स्विश स्विश स्विश! काले कपड़े पहने 7 या 8 आदमी अचानक उनके पीछे जंगल से बाहर निकल पड़े और उन्होंने दक्ष और खुशबू को घेर लिए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और जल्दी से खुशबू को अपने पीछे खींच लिया और उन दोनों को एक बार देखा। पुरुषों के हाथ में तलवारें थीं और उनकी आभा से पता चल रहा था कि वे सभी मास्टर थे। उन्होंने बिना कुछ कहे दक्ष और खुशबू को घेर लिया और जाहिर तौर पर उनके इरादे बुरे थे। दक्ष, हमें लड़की दे दो और मैं तुम्हें जीवित रहने देने पर विचार कर सकता हूं। इस समूह का लीडर एक लंबा और मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जिसका चेहरा ठंडा था और आंखें हत्या से भरी थीं। यह सुनकर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वे यहां खुशबू के लिए आए हैं और वे मेरी पहचान जानते हैं। ऐसा लगता है कि वे तैयार होकर आए हैं, दक्ष ने सोचा। तुम कौन हो? दक्ष ने पूछा। मरते हुए आदमी को यह जानने का कोई हक नहीं है, अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया और फिर उसने हाथ हिलाकर चिल्लाया, उसे मार डालो। जाहिर है वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया, फट फट। बाकी लोगों ने अपनी लंबी कृपाणें लहराईं और दक्ष की ओर हमला कर दिए।
इन लोगों की आभा बहुत शक्तिशाली थी और वे सभी रैंक 7 पर थे। यदि उन्हें एक साथ कर दिया जाए तो वे रैंक 8 पर किसी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। स्विश! दक्ष ने खुशबू को तुरंत खींच लिया और वह तलवारों से बच निकला, जिससे जहां वे खड़े थे वहां केवल एक छाया रह गई। खुशबू, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और कसकर पकड़ लो। दक्ष ने उसे अपनी पीठ पर खींच लिया। हालांकि वे सभी रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थे, फिर भी उनके लिए उसे मारना असंभव था। दक्ष को केवल लीडर से थोड़ा खतरा था, जो शीर्ष रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था और अन्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वह शीर्ष रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र में किसी मास्टर से आमने सामने लड़ रहा होता, तो यदि वह जीत नहीं पाता तो निश्चित रूप से आसानी से बच निकलने में सक्षम होता। हालांकि खुशबू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। खुशबू ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से दक्ष की पीठ पर चढ़ गई। दक्ष ने उसके शरीर की कोमलता और सुगंध को महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाता, एक लंबी तलवार उसकी ओर आई। फट! दक्ष ने अपने शरीर की हरकत से काले कपड़े पहने एक आदमी को चकमा देकर उससे बच निकलने की कोशिश की। संघर्ष! एक लंबी तलवार निकली। तलवार की चमक के साथ खून की एक धारा फूट पड़ी। एक ही वार में मारा गया। दक्ष ने हत्या के बाद तेजी से पीछे कदम बढ़ाया। क्या? काले कपड़े पहने लोग इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थे कि वह इतने कम समय में किसी को मार सकता है। वह बहुत तेज है, लीडर ने आश्चर्य से कहा। अभी 1 महीने पहले दक्ष की ताकत शायद रैंक 7 के बराबर थी, लेकिन अब वह तुरंत एक रैंक 7 मार्शल विशेषज्ञ को मार सकता है। तुम आज भी नरक में जाओगे! लीडर ने दहाड़ते हुए तलवार निकाला और दक्ष की ओर हमला किया। उश, उश, उश। उसने लगातार 3 बार वार किया और तलवार की 3 तेज धारें दक्ष की ओर गया। तलवार ऊर्जा ने दक्ष को चकमा देने से रोक दिया, इसलिए उसे सीधे उसका सामना करना पड़ा। गेल ब्लेड! दक्ष ने अपनी तलवार को तेज हवाओं की ताकत से घुमाया। जल्द ही तलवार की चमक फूट पड़ी और उसने अपने सामने मौजूद तलवार ऊर्जा को काट डाला। धमाका! अलवर ऊर्जा नष्ट हो गई और एक भयंकर हवा में बदल गई, जो चारों ओर बहने लगी। ओह! अचानक खुशबू के होठों से एक दबी हुई कराह निकल गई। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो खुशबू का चेहरा सफेद कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह अपनी कराह को रोकने के लिए अपने होठों को इतनी जोर से काट रही थी। दक्ष को झटका लगा और उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खुशबू इतनी कमजोर थी कि वह हमलों के झटकों को झेल नहीं सकी। हालांकि सोचने का समय नहीं था। जैसे ही उसने इस हमले का जवाब दिया, दूसरे लोगों की ओर से और हमले होने लगे। अलवर की चमक बिजली की चमक की तरह चमक रही थी, जो दक्ष के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ रही थी। घूमती हवाएं और बादल। जैसे ही तलवार चला, एक भयंकर हवा ने दोनों पुरुषों और दक्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह उन लोगों को हरा सकता था, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि खुशबू उसके हमले के झटके से बच सके। इससे पहले कि दक्ष चकमा दे पाता, तलवार की चमक उसके पेट की ओर बढ़ गई। लीडर ने उस पर फिर हमला किया। बाकी लोगों ने भी उस पर तेज गति हमला किया और दक्ष को जरा भी मौका नहीं दिया। लीडर ने उस पर उस समय हमला किया जब वह सबसे कमजोर था, जो कि दक्ष द्वारा अपना अंतिम हमला करने के बाद और उसके दोबारा हमला करने से पहले था। खुशबू की रक्षा के लिए दक्ष को उनके हमलों को रोकना पड़ा। हालांकि दक्ष अब हमले का विरोध नहीं कर सका और केवल उसे चकमा देने की पूरी कोशिश कर सका। पप! हालांकि दक्ष तलवार से बचने में कामयाब रहा, फिर भी तलवार ऊर्जा ने उस पर गहरा घाव कर दिया। उसके घाव से खून बहने लगा। भाई दक्ष! खुशबू घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई दक्ष, बस मुझे नीचे रख दीजिए और मेरे बारे में भूल जाइए। आपको भाग जाना चाहिए, खुशबू ने रोते हुए कहा। खुशबू, मूर्ख मत बनो। अगर मैं नहीं रहना चाहता तो वे मुझे रोक नहीं सकते। दक्ष हंसा और फिर उसने तेजी से अपनी दिशा बदली और जंगल में अंदर की ओर भाग गया। पलक झपकते ही वह दर्जनों मीटर दौड़ चुका था। उसका पीछा करो और उसे भागने मत दो, लीडर ने आदेश दिया और अपने आदमियों को दक्ष के पीछे जाने को कहा। दक्ष तेजी से अपनी पीठ पर खुशबू को बिठाकर घने पहाड़ी जंगल से गुजरा।
काले कपड़े पहने वे लोग 100 मीटर से भी अधिक दूरी से उसका पीछा करते रहे। दक्ष ने उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल किया। शैडो स्टेप्स नजदीकी मुकाबले के लिए थे, इसलिए लंबी दूरी की दौड़ में इनका कोई खास प्रभाव नहीं था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि यह तकनीक का व्यापक रूप से ऊंचे पहाड़ों और झाड़ियों तथा कांटों से भरे घने जंगलों में उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा दक्ष ने भी खुशबू को अपनी पीठ पर उठा रखा था। दक्ष, तुम भाग नहीं सकते, काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके पीछे से चिल्लाया। दक्ष ने घृणा से मुस्कुराते हुए सोचा, अगर खुशबू की सुरक्षा नहीं होती तो तुम मुझसे दूर भाग रहे होते। भाई दक्ष, मैं आपसे विनती करती हूं, बस मुझे नीचे उतार दीजिए, खुशबू ने उसकी पीठ पर कहा। खुशबू, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दक्ष ने दृढ़ता से कहा। खुशबू को दक्ष के शब्दों से बहुत गहरा आघात लगा। खुशबू को अपनी पीठ पर उठाकर दक्ष हवा की तरह भागा, जिससे उसका खून लगातार बहने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। खून बहने से उसका शरीर और कमजोर हो जाएगा। मेरे पास एक विचार है। अचानक दक्ष को एक विचार आया और वह दूसरी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। ये वही स्थान था जहां उसे बैंगनी स्प्रिट फल मिला था। दक्ष ने खुशबू को अपनी पीठ पर उठाकर तेजी से गुफा में प्रवेश किया। उसने गुफा के चारों ओर नजर घुमाई। प्रतीश की लाश, जिसे उसने मारा था, राक्षसी जानवरों ने खा लिया था और वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। खुशबू, यहीं मेरा इंतजार करो, मैं इन कुत्तों को मारने जा रहा हूं, दक्ष ने खुशबू को नीचे उतारते हुए कहा। भाई दक्ष, खुशबू ने चिंतित दिखते हुए दक्ष के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझे आसानी से नहीं मारा जा सकता। दक्ष ने खुशबू के कोमल हाथों को थपथपाया और उसके माथे को धीरे से चूमा। उसके बाद वह जाने के लिए मुड़ा। खुशबू वहीं स्तब्ध खड़ी रही, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपने माथे पर गर्माहट को महसूस करते हुए खुशबू को दक्ष के शब्द याद आ गए। वह रो पड़ी। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे। हालांकि उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। दक्ष गुफा से बाहर आया। उसने देखा कि उसे काले कपड़े पहने कई लोगों ने घेर लिया था। उस समय दक्ष ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए खुशबू बिल्कुल सुरक्षित थी। उसे अपनी पीठ पर लिए बिना वह आसानी से इन दुश्मनों को मार सकता था। दक्ष, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, लीडर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं था कि दक्ष इतनी मूर्खता से गुफा में छिप जाएगा। अब दक्ष एक बिल में फंसे चूहे की तरह फंस गया था। किसने कहा कि मुझे भागने की जरूरत है? अब तुम्हारे भागने का समय आ गया है, दक्ष ने व्यंग्य करते हुए सोचा। ये बेकार के लोग मुझे मारना चाहते हैं। क्या मजाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी मृत्युशैया पर भी इतने असभ्य हो? अधेड़ लीडर ने उसका उपहास किया और चिल्लाया, उस पर हमला करो। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार दक्ष की ओर तान दी। भनभनाना, दक्ष की पहली तलवार गायब हो गई और उसकी जगह एक दूसरी तलवार ने ले ली। यह आध्यात्मिक हथियार था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, दक्ष जोर से चिल्लाया और बिना चकमा दिए आते हुए उन पर हमला कर दिया। स्वर्गीय पवन का अंतिम प्रहार, दक्ष ने अपना सबसे मजबूत हमला किया। काले कपड़े पहने मध्यम आयु का व्यक्ति दुश्मनों का लीडर था, इसलिए यदि वह मारा जाता तो अन्य के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। उसकी तलवार की अद्वितीय चमक चमकते तारों की तरह थी, जो आकाश में उठ रही थी और हवा को चीर रही थी। इसके बाद कृपाण और तलवार एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराए। धमाका, सभी दिशाओं में भयंकर विस्फोट हुआ। दरार, लीडर की लंबी कृपाण टूट गई। तलवार की चमक एक सेकंड के लिए रुकी और फिर पूरी ताकत से लीडर की ओर बढ़ी। क्या? लीडर भयभीत था, लेकिन उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए केवल अपना शरीर ही मोड़ सकता था। टुकड़ा, तलवार की चमक के साथ एक हाथ कट गया और लाल रक्त को हर जगह बहने लगा। आह, लीडर चिल्लाया और उसका चेहरा भयंकर दर्द से विकृत हो गया। वह तेजी से दक्ष से दूर चला गया। दक्ष ने उस पर दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि उसने मुड़कर अपनी लंबी तलवार काले कपड़े पहने अन्य लोगों पर हमला किया। हुश हुश हुश,
दक्ष की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं और उसका शरीर इधर उधर फड़फड़ाने लगा, जिससे उसकी लंबी तलवार के हमले के दौरान अवशिष्ट छायाओं की एक श्रृंखला बन गई। गेल ब्लेड, घूमती हवाएं और बादल, आसमान में गरजती हवा। काले रंग के इन लोगों के पास केवल रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र था, इसलिए वे अंश से भी कमजोर थे। उनके पास दक्ष को हराने का कोई तरीका नहीं था। आध्यात्मिक हथियार के साथ दक्ष इतना शक्तिशाली हो गया कि वह हर कदम पर एक आदमी को मार सकता था। कुछ ही देर में बाकी सभी मारे गए। क्या? घायल लीडर बहुत भयभीत हो गया और भयभीत होकर दक्ष को देखने लगा। यह महसूस करते हुए कि दक्ष को मारना असंभव था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से भागने के लिए मुड़ा। दक्ष अचानक आगे बढ़कर लीडर का रास्ता रोक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच सकते हो? दक्ष ने उदासीनता से पूछा। दक्ष, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो। लीडर का हाथ कट गया, बहुत सारा खून बह गया, उसका रंग कागज की तरह सफेद हो गया। ठीक है, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूं, दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हम सिटी के लॉर्ड हवेली के पहरेदार हैं। उनका बेटा तुम्हें मारना चाहता है और खुशबू को पकड़ना चाहता है। लीडर ने दक्ष से कुछ भी नहीं छिपाया। वह वही गार्ड था जिसने आकांक्ष को दक्ष के ठिकाने की सूचना दिया था। वह जानता था कि उसके लिए सिटी के लॉर्ड के महल में वापस जाना असंभव था, क्योंकि वह अपने काम में विफल हो गया था और उसका एक हाथ भी कट गया था। अगर वह वापस गया तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसका कोई भी जानकारी छिपाने का इरादा नहीं था। स्विश! जब दक्ष विचारों में खोया हुआ थी तो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पलटा और भाग गया। कुछ ही समय में दक्ष को अन्य लोगों को मारते हुए देखकर वह जानता था कि दक्ष उसे जाने नहीं देगा। फॉट! जैसे ही वह कुछ कदम भागा, एक तेज तलवार की चमक अचानक उसकी ओर बढ़ी और उसके हृदय में जा लगी। दक्ष की आंखों में ठंडक चमक रही थी। वह अपने दुश्मनों के प्रति कभी नरम दिल नहीं था। तो यह आकांक्षा है, वह इस कर्मों की कीमत चुकाएगा, दक्ष ने बड़बड़ाया। जब काले कपड़े पहने सभी लोग मारे गए तो दक्ष जल्दी से गुफा में गया। उसने देखा कि खुशबू गुफा से बाहर आ गई थी और प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर दक्ष को देख रही थी। खुशबू! उसने जोर से बुलाया। भाई दक्ष! वह अचानक हवा की तरह दौड़कर दक्ष के पास गई और उसकी बाहों में समा गई तथा उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। दक्ष ने उसकी सुंदर खुशबू सूंघा और वह उसके कोमल शरीर के स्पर्श से शांत हो गया। खुशबू, डरो मत, मैंने उन्हें मार दिया है। दक्ष ने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाया। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा शर्माते हुए दक्ष की बाहों से बाहर निकली। खुशबू, क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं थी कि मैंने राक्षसी जानवरों को कैसे सूखा दिया था? दक्ष ने अचानक कहा। वास्तव में मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। 1 सेकंड में मैं उनका सार और खून निगल जाऊंगा। दक्ष काले वस्त्र पहने लोगों की लाशों के पास पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी भक्षक मार्शल सोल को सक्रिय कर दिया। उनका सार, रक्त और मार्शल सोलें तुरंत उसकी ओर एकत्रित हो गईं। उनके मार्शल सोल, जिनमें लीडर भी शामिल थे, सभी केवल रैंक 3 मार्शल सोल पर थे, इसलिए उनका दक्ष के मार्शल सोल प्रगति पर मुश्किल से ही कोई प्रभाव पड़ा। हालांकि उनमें से अधिकांश रैंक 7 पर थे और लीडर रैंक 8 पर था, इसलिए उनके सार और रक्त में बहुत अधिक ऊर्जा थी। उनके सार और रक्त का केवल आधा हिस्सा खाने के बाद दक्ष ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्रता से वृद्धि हुई है और उसके साधना में आने वाली बाधा को तोड़ दिया है। वह रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गया था। जैसे जैसे वह खाता रहा, उसका साधना तेजी से बढ़ता रहा। प्रारंभिक रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र, मध्य रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र, अंतिम रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र। जब दक्ष की साधना लगभग अंतिम रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गया तो उसने शेष सभी सार को खा लिया था। सभी लाशें सूख चुका था। हफ! उसने धीरे धीरे से सांस बाहर निकाला। वह खुशबू की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो अपना मुंह थोड़ा सा खोले और स्तब्ध चेहरे के साथ दक्ष को देख रही थी। खुशबू, अब तुम्हें पता चला कि मेरा क्या मतलब था। वह खड़ा हुआ और उसकी ओर चला गया। भाई दक्ष, यह...
खुशबू को इतना आश्चर्य हुआ कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। हाँ, यह मेरी मार्शल सोल की विशेष क्षमता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए समझाया। यहां तक कि पहले तो वह स्वयं भी इस क्षमता से बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। उसने कभी भी मार्शल सोलों के बारे में नहीं सुना था जो सार को ऊर्जा में बदल सकती है, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके स्तर को बढ़ा सकती हैं। ओह, खुशबू ने असमंजस में सिर हिलाया। चलो राक्षसी जानवरों का शिकार करते रहें। भाई दक्ष, आपके घाव से अभी भी खून बह रहा है। खुशबू ने उसके शरीर पर लगे घाव को देखते हुए कहा। यह ठीक है, यह सिर्फ खरोंच है, गोली को लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा और उपचारात्मक गोली निगल लिया। एक बार जब गोली ने उसके घाव को ठीक कर दिया तो वह और जंगल में आगे बढ़ते रहे। बूम बूम बूम, दक्ष पागलों की तरह राक्षसी जानवरों को मार रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता वह तुरंत मारा जाता। यदि वह उन तक पहुंच पाता तो वह उड़ने वाले जानवरों को भी मार देता। जल्द ही वह जंगल में 15 किलोमीटर से अधिक चल चुका था और 40 से अधिक राक्षसी जानवरों को मार डाला था। हालांकि उनके जानवर सोलों, सार और ऊर्जा को खाने के बाद भी उसकी मार्शल सोल और साधना अभी भी आगे नहीं बढ़ी। ये सभी राक्षसी जानवर रैंक 4 या 5 स्तर 1 के थे। उनका उसकी मार्शल सोल पर बहुत कम प्रभाव था और उनके रक्त ने केवल उसकी साधना को स्तर 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र के शिखर तक बढ़ाया। 40 से अधिक रैंक 4 और 5 स्तर 1 राक्षसी जानवरों का सार और रक्त रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र के एक मार्शल विशेषज्ञ के सार और रक्त के बराबर भी नहीं था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उनकी मुलाकात ऊंचे रैंक वाले राक्षसी जानवरों से होने लगी। गर्जन, एक बड़ा राक्षसी भालू उसके सामने दिखाई दिया। यह भालू स्याही की तरह काला था, लगभग 7 मीटर लंबा था और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम था। इसके विशाल शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रहा था। यह निश्चित रूप से एक रैंक 6 स्तर 1 राक्षसी जानवर था। हा, दक्ष बहुत खुश हुआ और तेजी से हमला किया। गर्जन, अपने क्षेत्र में घुसे किसी मानव को देखकर राक्षसी भालू ने तुरंत ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल हिल गया। उसका बड़ा शरीर दक्ष की ओर तेजी से बढ़ा, अपने रास्ते में अनगिनत ऊंचे पेड़ों को तोड़ता हुआ। उसने अपने पंजे से दक्ष के सिर की ओर हमला किया। हालांकि यह राक्षसी भालू केवल रैंक 6 स्तर 1 का था, लेकिन इसका बड़ा शरीर और शक्तिशाली ताकत ने इसे रैंक 7 स्तर 1 के बराबर बना दिया। स्विश! इसके बावजूद राक्षसी भालू दक्ष की तेज तलवार को रोक नहीं सका, जिससे उसका पंजा और सिर का आधा हिस्सा तुरंत कट गया। इससे हर जगह खून फैल गया। धमाका! राक्षसी भालू का विशाल शरीर तुरंत नीचे गिर गया। दक्ष ने तुरंत उसका सार और रक्त खा लिया, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया और उसे अपने साधना क्षेत्र में अवशोषित कर लिया। उसका साधना क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही कगार पर पहुंच चुका था। वह रैंक 7 तक पहुंचना चाहता था, लेकिन 2 प्रयासों के बाद भी असफल रहा। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे थोड़ा और चाहिए। दक्ष खुशबू के साथ आगे बढ़ता गया। रास्ते में वह मारता और खाता रहा। अंततः जब दक्ष ने 8 रैंक 6 स्तर 1 राक्षसी जानवरों और 2 रैंक 7 स्तर 1 वाले जानवरों को मार डाला और खा लिया, तो उसका साधना क्षेत्र बढ़ गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर बहुत बढ़ गई और उसके शरीर से एक आभा उत्पन्न हुई जो कि रैंक 6 की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। उसने रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ ही घंटों में दक्ष शीर्ष रैंक 5 से रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंच गया। यदि अन्य मार्शल विशेषज्ञ को उसकी साधना गति के बारे में पता चल गया तो वे डर के मारे मर जाएंगे। स्तर बढ़ाना बहुत आसान है, दक्ष ने खुशी से कहा। उसने शुरू में अनुमान लगाया था कि रैंक 7 तक पहुंचने के लिए उसे ब्रीजविंड माउंटेन में 2 दिन लगेंगे। उसने यह उम्मीद नहीं किया था कि वह इसे केवल आधे दिन में हासिल कर लेगा। यह बहुत तेज है। सार और रक्त का खाने से उसकी साधना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी। बेशक काले कपड़े पहने सभी लोगों ने भी बहुत मदद किया था। अगर मैं 2 सप्ताह तक यहां हत्या करता रहा तो क्या मेरी साधना आत्मिक मार्शल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा? दक्ष का दिल उत्साह से जल रहा था। हालांकि उसने जल्द ही इस धारणा को खारिज कर दिया।
इस तरह से अपनी साधना बढ़ाने से निस्संदेह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा गड़बड़ा गई और अस्थिर हो गई। इसके अलावा जब उसने सिटी के लॉर्ड के महल के गार्डों को मार डाला और आकांक्ष को अपना रास्ता पाने से रोक दिया, तो आकांक्ष शायद उसके पीछे और अधिक लोगों को भेजेगा। खुशबू की सुरक्षा के लिए यह सबसे अच्छा था कि वह शीघ्र घर चला जाए। दक्ष को आसमान से पता चल गया था कि अभी दोपहर होने को है, इसलिए उसने खुशबू को वापस ले जाने से पहले कुछ और राक्षसी जानवरों का शिकार करने का फैसला किया। उसने हत्या करना जारी रखा और रात तक 10 से अधिक रैंक 7 स्तर एक राक्षसी जानवरों का शिकार कर किया। उन्हें खा जाने के बाद दक्ष की साधना प्रारंभिक रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था। हालांकि इन सभी जानवर सोलों को खाने के बाद भी उसकी मार्शल सोल अभी भी आगे नहीं बढ़ी थी। दक्ष ने अनुमान लगाया कि यदि वह अपनी मार्शल सोल को रैंक 7 तक बढ़ाना चाहता है तो उसे कम से कम 200 और रैंक 7 स्तर एक जानवर सोलों को खाना होगा। यह कार्य इतना बड़ा था कि राक्षसी जानवरों को एक एक करके मारना संभव नहीं था। उन्हें सीधे खरीदना बेहतर था। देर हो चुकी थी और दक्ष अब और नहीं रुकना चाहता था। वह खुशबू के साथ ब्रीजविंड माउंटेन से तेजी से निकल गया और सनवुड सिटी लौट आया। दक्ष चुपचाप अपने कमरे में साधना कर रहा था। उसकी भक्षक मार्शल सोल उसके पीछे घूम रहा था और वह आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा रूंड में बदल गया और दक्ष के शरीर में जाता गया। वह हाथी की शक्ति तकनीक के रैंक 3 का अभ्यास कर रहा था। रैंक 2 साधना तकनीक पूरा करने के बाद दक्ष की शारीरिक शक्ति 6 बाघों से अधिक हो गई थी, लेकिन अभी भी 7 बाघों की तुलना में कमजोर थी। अब जब वह तीसरे स्तर की साधना पद्धति सीख रहा था तो उसकी शारीरिक शक्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की अंतहीन मात्रा उसके अंदर प्रवेश कर गई, जो हाथी के आकार के रूणों में बदल गई, जिन्हें उसके शरीर ने पागलपन की हद तक अवशोषित कर लिया। समय खत्म होता गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करने के लिए बहुत कम समय निकाला था। एक बार जब उसकी साधना अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच गया तो उसने अपना सारा समय अपने शरीर की साधना करने में लगा दिया। उसकी शारीरिक शक्ति उसकी साधना से भी अधिक तेजी से बढ़ रही थी। 10 दिनों के दौरान वह पहले ही हाथी की शक्ति तकनीक के रैंक 3 के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में विस्फोटक शक्ति है जो उसे एक ही मुक्के से हवा को तोड़ने में सक्षम बना सकता है। 8 बाघों की ताकत। उसकी शारीरिक शक्ति अकेले ही रैंक 8 के एक मार्शल विशेषज्ञ के बराबर था। हाथी की शक्ति तकनीक का रैंक 3 वास्तव में रैंक 1 की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन था। हालांकि दक्ष की मार्शल सोल अब पहले की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में 10 गुना तेज थी। हफ! दक्ष ने साधना बंद कर दी और अपने कमरे से बाहर चला गया। खुशबू, तुम क्या देख रही हो? खुशबू आंगन में पत्थर की कुर्सी पर बैठी थी, अपने गालों को हाथों से टिकाए हुए और अपने होठों को थोड़ा दबाते हुए। वह बहुत प्यारी लग रही थी। भाई दक्ष, आप एकांत से बाहर आ गए हैं, खुशबू ने खुशी से कहा जब उसने दक्ष को देखा। हाँ खुशबू, क्या तुम बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई हो? दक्ष ने पूछा। खुशबू के मुंह के कोनों में एक मुस्कान फैल गई जो एक खिलते हुए फूल की तरह लग रही थी। मैंने आपको निराश नहीं किया, मैं बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई हूं, खुशबू ने गर्व से कहा, अपनी बर्फ सफेद ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। अच्छा, आज जब मैं अपना चैलेंज मैच खत्म कर लूंगा तो मैं तुम्हारी मार्शल सोल को जागृत में मदद करूंगा। दक्ष भी खुशबू के लिए खुश था और मुस्कुराते हुए बोला, जल्द ही मेरी खुशबू भी एक असली मार्शल विशेषज्ञ होगी। हे, खुशबू खिलखिलाकर हंसी। चलो चलें खुशबू, आज परिवार की प्रतियोगिता के चुनौती मैचों का दिन है। वे परिवार के मार्शल अभ्यास क्षेत्र की ओर चले गए। मार्शल अभ्यास क्षेत्र में एक साधारण सा मंच स्थापित किया गया था। स्टैंड पर मुखिया वीरेंद्र और कई अन्य एल्डर खड़े थे। दर्शक दीर्घा के नीचे 10 लकड़ी की कुर्सियां बड़े करीने से रखी गई थीं और 100 से अधिक युवा शिष्य कुर्सियों के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। दक्ष और खुशबू के आगमन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
अंश के साथ लड़ाई के बाद दक्ष को अब सिंह परिवार में एक किंवदंती माना जाने लगा। हालांकि कुछ लोग अभी भी उसे नीची नजर से देखते थे। निखिल और शेखर ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाए। हुम्फ! मोहित ने दक्ष की ओर देखा और ईर्ष्या से उपहास किया। उसने दक्ष से रिया को छीन लिया था, लेकिन दक्ष को रिया से कहीं अधिक सुंदर लड़की मिल गई थी, जिससे मोहित को बहुत ईर्ष्या हो रहा था। दक्ष ने सबको अनदेखा किया और मार्शल अभ्यास क्षेत्र में चला गया। थोड़ी देर बाद मुखिया वीरेंद्र ने भीड़ को देखा, खड़े हुए और कहा, ठीक है, अब जब लगभग सभी लोग यहां आ गए हैं तो चलिए चुनौती मैच शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 10 वरीयता प्राप्त शिष्यों की घोषणा करूंगा। निखिल, शेखर, मोहित, भावना, दक्ष, मानव आदि वीरेंद्र ने 10 नामों की घोषणा की। तुम में से 10 वरीयता प्राप्त प्रतियोगी हैं। तुम स्टैंड के सामने अपनी सीट ले सकते हो। यदि किसी को लगता है कि वह पर्याप्त शक्तिशाली है तो उसके पास इन शिष्यों में से किसी को भी चुनौती देने के 2 मौके हैं। ठीक है, चलो चुनौती मैच शुरू होते हैं। दक्ष सहित 10 वरीयता प्राप्त शिष्य अपनी सीटों पर बैठ गए। दक्ष को पता था कि ये तथाकथित चुनौती मैच वास्तव में एक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं थे। ये 10 वरीयता प्राप्त शिष्य मूलतः सिंह परिवार के निम्न रैंक के 10 सबसे शक्तिशाली लोग थे। निखिल और शेखर दोनों रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थे और भावना नाम की लड़की, जो दूसरे एल्डर की बेटी थी, रैंक 8 पर थी। उनमें से सबसे कमजोर भी रैंक 6 पर थे। इसके बाद लोगों ने वरीयता प्राप्त शिष्यों को चुनौती देना शुरू कर दिया। लगभग सभी ने सबसे कमजोर शिष्यों को चुनौती देने का विकल्प चुना। 1 घंटे के बाद चुनौती मैच समाप्त हो गया। रैंक 6 पर एक शिष्य को छोड़कर, जिसने सफलतापूर्वक एक वरीयता प्राप्त शिष्य का स्थान ले लिया, अन्य सभी चुनौतीकर्ता असफल रहे। दक्ष और बाकी लोग बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें कभी चुनौती नहीं दी गई। चुनौती मैच जल्द ही समाप्त हो गए और दक्ष जाने के लिए तैयार हो गई। दक्ष, मोहित ने अचानक उसकी ओर आते हुए कहा। हाँ, दक्ष ने पूछा। हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? यतीन ने घोषणा की है, यदि तुम इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो वह तुम्हारे अंग तोड़ देगा और अपने भाई और अंश का बदला लेगा और तुम्हारी साधना को नष्ट कर देगा। मोहित मुस्कुराया। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। यतीन वापस आ गया है? दक्ष ने अपनी भौं चढ़ाई। यतीन प्रीत का बड़ा भाई और मुखिया यशवर्धन का सबसे बड़ा बेटा था। वह चौहान परिवार का पहला जीनियस भी था।